जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। क्या आप भी करना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस में 25 में 25 स्कोर? यदि हाँ, तो यह आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। ये फाइनल मॉक जो है आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा, आपकी तैयारी को मापेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो ये सब मापने और जांचने के लिए अंत तक बने रहेंगे। एक एक प्रश्न साथियों तराशा हुआ है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, बिना किसी विलंब के हम लोग सीधा चलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न कहता है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से एक गतिशील 22 केजी वजन वाले एक वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो यहां पर सबसे पहली बात आपको देखिए दिया क्या गया, आपको दिया गया इसकी गति मतलब v बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया। ठीक है, और क्या दिया गया? वजन। वजन मेरे भाई होता है मास से दर्शाते हैं, ये दिया गया 22। ठीक है, ये 22 केजी। और आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है ये गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा को निकालने के लिए सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, इसको दर्शाते हैं काइनेटिक एनर्जी के ई से। ठीक है, तो ये हो जाता 1/2। यहां पर सुनिए 1/2 एम इंटू वी का स्क्वायर, ये साथियों फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। ठीक है, इसी पर हम लोग रख देंगे। देखिए यहां पर रखते हैं 1/2, 1/2, और एम का मान मतलब मास का मान 22 रखा, और वी स्क्वायर मतलब कि वी मतलब कितना है? 5। 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 25। अब यहां से काट लेंगे हम लोग, 2 से काटेंगे इसको 11 बार में, तो ये 11 का गुणा 25 से होगा, कुल मिलाकर के 275 हमारे सामने आ जाएगा, और ऊर्जा है इसीलिए जूल में आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब हो गया। आगे की ओर चलते यहां पर देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देखिए, ये रहा। ये देखिए क्या कहता है, ये प्रश्न आपके सामने कहता है किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार दो संपीडन और लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ये आपको बतलाना है मेरे प्यारे साथियों। देखिए ये जो तरंग होती है, क्या होती है? तरंग। इसको मेरे भाई कैसे दर्शाया जाता है? इसको मान लीजिए ये ग्राफ है, ये ऐसे करके ऐसे और ऐसे जाती है। ठीक है, तो यहां पर पूछ रहा है संपीडन। मान लीजिए संपीडन पूछ रहा है, ये उठा हुआ भाग, और ये पूछ रहा है ये, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको मेरे प्यारे साथियों क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, और इसको लेमडा के द्वारा दर्शाया जाता है। कैसे? लेमडा के द्वारा दर्शाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर साथियों देखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 मेरे भाई देखिएगा क्या कहता है, वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी? यहां पर सबसे पहला फोकस करिए इस बात पर कि जो ये वाहन के पार्श्व दर्पण का मतलब क्या होता है? जो वाहन में साइड में शीशा लगा होता है पीछे का दृश्य देखने में, साइड में लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है? सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए, ये होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, आप कहता है इसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती? आपने देखा होगा कि जो चालक चलाता है गाड़ी, उस छोटे से शीशे में बड़े बड़े वाहनों की संख्या, मतलब कि बहुत बहुत बड़े वाहनों की संख्या 3 से 4 5 में उसी शीशे में समा जाती है। इससे सिद्ध हो गया कि जो उसका प्रतिबिंब होता है वो छोटा बनता है। ठीक है, छोटा बनता। और उत्तल दर्पण सदैव प्रतिबिंब क्या बनाता है? आभासी बनाता है। और ये साथियों नियम है, जो आभासी होगा वो सीधा जरूर होगा। ठीक है, तो आभासी, सीधा और छोटा, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो आभासी सीधा दे रखा, छोटा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हम बता दिया आभासी सीधा छोटा उत्तल दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण करता है। वहीं पर अगर बात कर लें उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण क्या करता है? उत्तल दर्पण साथियों वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है? ये करता है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा बनाता है, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से बड़ा बनाता है। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये रिवीजन के तौर पर चलता है। तो फिलहाल इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे की ओर चल लेते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए यहां पर क्या कहता है, ये प्रश्न देखिए। ये प्रश्न यहां पर देखिएगा मेरे भैया क्या कहता है, कहता है एक लेंस से खाली स्थान से होकर
कहां से होकर, खाली स्थान से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाती है। यहां पर ये आपसे कहा गया, ये क्या कहा गया कि लेंस में कौन से बिंदु से कोई किरण होकर जाए तो वो बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। तो वो मेरे भाई कहां से जाए, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाए तो वो बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है। और इसको ओ से दर्शाते हैं। आगे की ओर चलते हैं। यहां पर देखेंगे, ये देखिए, इस प्रश्न को गंभीरता से लीजिए। ये देखने में सरल है और सब लगता है कर लेंगे, लेकिन जब करने जाते अधिकतर बच्चे इसको गलत कर देते हैं। यहां पर देखिए, कहता प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध। यहां पर ध्यान पूर्वक सुनेगा, ये एनसीईआरटी की भाषा है। प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध, प्रतिरोध। ठीक है, तो यहां पर कितने वोल्ट की, ये जुड़े हैं 5 वोल्ट की बैटरी से, 5 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, स्रोत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्रोत के साथ जुड़े, समानांतर क्रम में संयोजित हैं। कौन से क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो परिपथ में, तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी होगी, ये आपको बतलाना है। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात, ये 4 ओम के 2 प्रतिरोध, मान लो R1 बराबर 4 है और R2 बराबर भी 4 है। ये देखो, उसने कहा प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध, तो ये जुड़े कौन से क्रम में है, यहां पर देखो उसने साफ तौर पर कहा समानांतर क्रम में। तो सबसे पहले इनको हम लोग जोड़ लेंगे। जब समांतर क्रम में होते तो टोटल प्रतिरोध कैसे होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2, इनको जोड़ लेंगे। इसको जोड़ेंगे 1/4 प्लस 1/4, ये R2 और R1 के मान हमने रख दिए, यहां पर जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 2/4। 2/4 का मतलब आ गया आधा, 1/2। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल प्रतिरोध का मान। और हमको V दे रखा है, हमसे धारा पूछा। हम जानते हैं कि ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि V आई आर, और हमसे पूछा गया है I का मान, तो इसमें I का मान क्या हो जाएगा, V/R। तो यहां पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर आगे बढ़ो, यहां पर आगे बढ़ो। ये देखो क्या कहता है जी, कहता है, अब यहां पर I बराबर देखो तो V/R होना चाहिए। V का मान 5 है, V का मान 5 है क्योंकि यहां पर कह रखा है कि 5 वोल्ट की बैटरी, और यहां पर R का मान 1/2 है, तो 1/2, या फिर इसी को हम लोग 0.5 में, आप चाहो तो इसको बदल सकते हो, काटकर 0.5 में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही चीज आने वाला है। ठीक है, तो ये बटे के नीचे बटा, ये 2 ऊपर गुणा कर जाएगा, 2 ऊपर गुणा कर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 5 दूनी 10, ये टोटल मिलाकर 10 एम्पियर इसका मान आ जाएगा। तो कहां पर है 10 एम्पियर, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर देखो, यहां पर देखिएगा क्या कहता है, ये देखिए यहां पर ध्यान पूर्वक समझिए क्या कहता है जी। कहता है बल्ब का फिलामेंट खाली स्थान गलनांक वाली खाली स्थान धातु से बना होता है। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, ये देखो, ये जो बल्ब का फिलामेंट है, सॉरी, ये जो बल्ब का फिलामेंट है, ये किससे बना होता है, ये बताओ। बल्ब का फिलामेंट ये टंगस्टन धातु से बना होता है, टंगस्टन, टंगस्टन धातु से बना होता है। इसको W से दर्शाया जाता है और इसका प्रतिरोध परमाणु क्रमांक 74 होता है। ठीक है, अब इसका ही क्यों बनाया गया, ये बात को याद रखिए, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, जो इसका गलनांक होता है, इसका गलनांक होता है, क्या होता है, गलनांक, ये जो गलने की प्रक्रिया है, ये बहुत हाई लेवल पर जाकर गलने की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि गलनांक इसका होता है उच्च। ठीक है, और कौन सी धातु से बना होता, और ये धातु जो होती है प्रबल, तो यहाँ पर उच्च प्रबल जो होगा, यहाँ पर आएगा उच्च गलनांक, यहाँ पर आएगा प्रबल, तो उच्च और प्रबल ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर प्रतीत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर देख लीजिए क्या कहता है। कहता है कि मेरे प्यारे साथियों, कहता है किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं,
क्या कहलाता। यहाँ पर ध्यान पूर्वक मेरे प्यारे साथियों समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या कहता है, जहां से देखिए एक चुंबक मान लीजिए, यहाँ पर एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। ये मान लो एक कोई क्षण चुंबक है, इसका ये ध्रुव क्या है, ये नॉर्थ उत्तरी ध्रुव है, और ये साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव। और आप जानते हैं मेरे भाई, आप क्या जानते हैं कि चुंबक में सदैव उत्तरी ध्रुव से धारा चुंबकीय रेखाएं निकल करके ऐसे जा करके एक पूरा लूप बनाती, बंद लूप, और दक्षिणी में प्रवेश करती। और यहाँ पर देखो उत्तरी से निकली, दक्षिणी में प्रवेश करी, और चुंबक के अंदर भी ये बरकरार रहती हैं। चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। इसी तरीके से बहुत सी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसी क्रम में चलती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसी क्रम में इधर से भी ऐसे चलती रहती हैं, ठीक है। तो हमसे सिद्ध हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती कहां से हैं, वो बताना। तो ये निकलती हैं, कहां से निकलती हैं भैया, ये निकलती हैं उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, इसका सही जवाब हो गया आपका डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो गया। अगर आपसे पूछता कि जहां प्रवेश करती हैं, ऐसा ध्रुव जहां पर प्रवेश करती, तो देखो प्रवेश करती कहां पर, इसको हम, ये साउथ पोल पर प्रवेश करती। और पूछ लेता चुंबक के अंदर कैसी चलती हैं, चुंबक के अंदर दक्षिणी से उत्तर की ओर चलती, जबकि बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, आगे की ओर चलती। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये क्या कहता है कि ये देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ट्रिपल स्टार लगाओ इसमें, ठीक है, ट्रिपल स्टार लगाइए इसमें, कि ये बहुत महत्वपूर्ण कंफ्यूजन जनरेट करने वाले प्रश्नों को मैंने शामिल किया। यहां पर आप देखिए क्या कहता है कि खाली स्थान, हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको बतलाना है। हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये चार विकल्प दिए गए हैं। ये क्या विकल्प दिए गए हैं, डेवलेक्सेशंस, कैपिलरी एक्शंस, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस। यहां पर अधिकांश बच्चे जो हैं इस प्रक्रिया का उत्तर ऑप्शन नंबर सी देंगे, जो कि सरासर गलत है मेरे भाई, सरासर गलत। उसने आपसे सीधे तौर पर बोलकर कहा है कि हवा में नमी की प्रक्रिया को, तो देखिए ये ऑब्जर्वर क्या होता है, ये केवल नमी को अवशोषण करता है। ये केवल, अगर आपसे कहता नमी का अवशोषण, नमी का अवशोषण कहता, तो आप लगाते एब्जॉर्प्शन, ठीक है, अवशोषण। लेकिन उसने कहा है कि हवा में नमी, हवा में नमी, ये केवल नमी को, तो हवा में नमी के लिए कौन उत्तरदायी होता है, ये होता है डिलेक्सेशंस। क्या होता है मेरे भाई, डिलेक्सेशंस। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका एक, सॉरी ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता, ऑप्शन ए। अब लगे हाथ ये भी आपको बताया जाए। यहां पर देखिए, मैंने आपसे कहा कि हवा में नमी के कारण कौन जिम्मेदार होता है, ये जिम्मेदार होता है डेवलक्सेंस, ठीक है। तो यहां पर आपको बतलाना है, ये जो होता है ये केवल नमी को अवशोषित करता है। ये बात हो गई, ये नमी को अवशोषित करता है, नमी को अवशोषण, नमी को अवशोषित करता है, ठीक है। ये बात हो गई इधर। अब ये कैपिलरी एक्शन और ओस्मोसिस, ये प्रक्रिया क्या है, ये अगर आपसे खुदा ना खास्ता आगे की परीक्षाओं में, मतलब शिफ्टों में पूछ ले, आगे पूछ ले, क्या करोगी। तो यहां पर देखो भैया, ये क्या कहता है, ये आपको बतलाना। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कैपिलरी एक्शन है, ये मेरे भाई जो मृदा से होकर पानी बहता है, मिट्टी से होकर पानी के बहाव को कहा जाता है, मिट्टी में पानी के प्रवाह को कहा जाता है, ठीक है। और ये ऑस्मोसिस क्या है, ये तो एक परासरण की प्रक्रिया है, परासरण की प्रक्रिया को ऑस्मोसिस कहा जाता है। आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको वन बाय वन करके क्लियर हो गई होंगी। तो साथियों, बिना किसी विलंब के सीधा प्रश्न की ओर आगे की ओर बढ़े। यहां पर देखो ये क्या कहता है मेरे भैया कि खाली स्थान में पतली कोशिका भित्ति के साथ, पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। किसमें मेरे भाई अपशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, ये आपको बतलाना है जल्दी से। तो सभी लोग मेरे प्यारे साथियों इसको बतला देंगे। बहुत इजी प्रश्न है, और मैंने ही आपको ये कई बार प्रश्न करा रखा है, लेकिन बच्चों में कंफ्यूजन का जो कारण बनता है, अक्सर बनता है ये प्रश्न, ठीक है। तो यहां पर हम आपको क्लियर रूप से बता दें कि ये जो साथियों क्या होता है, पायरेनकाइमा होता है,
पैरेनकाइमा, इसी में साथियों कोशिका भित्ति, पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत 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 अवशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। और मेरे भाई इसका काम क्या है, ये पौधों में साथियों ऊतक होता, पादप टिश्यू है, पादप टिश्यू ऊतक होता, और ये पौधों को भोजन देने का काम करता है, भोजन को पहुंचाने में काम करता है, ठीक है, भोजन को संचय रखता है, भोजन भोजन का संचय रखता है। जबकि बात करें फ्लोयम, फ्लोयम मेरे भाई क्या करता है, ये देखिए पैरेनकाइमा क्या करता है, भोजन को एकत्रित करके, लेकिन फ्लोयम जो है मेरे भाई पत्तियों के द्वारा भोजन बनाया, इसको पौधे के पूरे भाग में सप्लाई करता है, सप्लाई करता है, क्या करता है, सप्लाई करता है, ठीक है, ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हो गई, ये बात एकदम क्लियर। और जो स्क्लेरन काइमा है इसका कार्य क्या होता है, स्क्लेरन काइमा जो होता है ये पौधे को कठोरता प्रदान करता है, पौधे को अगर पूछे कौन सा पादप ऊतक पौधे को कठोरता प्रदान करता है तो आप बताइएगा स्क्लेरन काइमा। और जो ये कोलेन काइमा है सबसे महत्वपूर्ण जो है ये कोलेन काइमा ही है, ये पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है, ये होता है कोलेन काइमा के कारण, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, काफी बार पूछा गया रेलवे के एग्जाम में। आगे की ओर चला जाए, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे की ओर चलेंगे, यहाँ पर देखो ये रहा, क्या कहता है, जल्दी से बता देंगे सभी लोग। कहता निम्नलिखित में से कौन कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं। सबसे पहली बात, ये जो विषय बना है ये अकशेरुकी क्या होते हैं, अकशेरुकी क्या होते हैं ये बताओ मेरे प्यारे साथियों। जिसमें जिन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता, मेरुदंड नहीं होता, उन्हीं को मेरे प्यारे साथियों क्या कहा जाता है, अकशेरुकी प्राणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई बतला दें, एरेंकिड एरेंकिड अकशेरुकी है, कीट अकशेरुकी है, मोलस्का प्राणी ये। लेकिन यहाँ पर जो साथियों सरीसृप दिया गया है, क्या मेरे भैया, सरीसृप जो दिया गया है ये साथियों आपका जो है, जो सरीसृप दिया गया है ये क्या होता है, ये कशेरुकी, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेरुदंड उपस्थित होता है, मेरुदंड उपस्थित होता है, इसीलिए ये कशेरुकी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, कशेरुकी कहा जाएगा, ठीक है, अकशेरुकी नहीं कहा जाएगा। और आपको हम बता दें मेरे भाई, देखिए यहाँ पर सरीसृप हो गए, कशेरुकी में सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, ये और तमाम प्रकार के जीव जो होते हैं वो कशेरुकी होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हुआ। आगे की ओर चलते, यहाँ पर देखेंगे ये रहा, ये क्या कहता है, यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर फोकस करो, कौन सी जीवन की प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को कुशल ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा कौन सी, देखिए यहाँ पर ये क्या कहता है कि मेरे भैया रासायनिक केमिकल एनर्जी को हीट में बदलता है, केमिकल एनर्जी को हीट में बदलता है, कौन, ये बताना है, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे साथियों श्वसन होता है, क्या, श्वसन, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है, जब रासायनिक ऊर्जा भोजन के रूप में जाती है, भोजन के रूप में, तो उसका साथियों ऑक्सीकरण होता है, वहां पर साथियों जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भारी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, वही हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी इसका करेक्ट जवाब। अगर आप चाहें तो मैं रिएक्शंस भी लिख सकता हूं इसकी, ठीक है, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ पर रिएक्शन ऐसे होते हैं, ठीक है, देखिए रिएक्शन क्या होती है, आप जानते हैं ग्लूकोज ये होता है C6O12, C6O12 कई बार रिएक्शन में डायरेक्ट पूछा गया है, C6OH12 होता है, सॉरी C6H12 और O6, इसका जब रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ करते हैं रिएक्शन, तो हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलता है, क्या मिलता है भैया, प्लस जल मिलता है, प्लस जल मिलता है H2O, और प्लस एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, ये हो गया एनर्जी। अब यहाँ पर अगर इसको संतुलित करने को कहे तो यहाँ पर 6 हो जाता है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6, ये हो गया साथियों। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि यहाँ पर जो एनर्जी बनती है वो कितना बनती है, तो ये बनती है मुख्य रूप से 686 किलो कैलोरी, 686 किलो कैलोरी बनती है, ठीक है, इस बात को याद रखना है आपको
इसीलिए मैंने रिएक्शन बताया। रिएक्शन बताने का मुख्य उद्देश्य यही था। आजकल गहराई से पूछ रहा है तो ये सब पूछना आम बात हो गया। आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखो ये रहा, क्या कहता है, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर कहता पुरअस्थ ग्रंथि, पुरअस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव खाली स्थान में प्रवेश करता। इसका कहने का मतलब है ये कहाँ प्रवेश करता है ये बताओ। सबसे पहली बात, जो ये पुरअस्थ ग्रंथि होती है, पुरअस्थ ग्रंथि सबसे पहली बात ये केवल पुरुष में ही पाई जाती है, केवल पुरुष में ही पाई जाती है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात याद हो गई और हमेशा गांठ बांध लीजिए। और जो इससे साथियों क्या निकलता है, इससे जो भी साथियों स्राव होता है, या कहो जो भी स्राव होता है, जो भी पानी रस जो भी निकलता है, वो कहाँ प्रवेश करता है, वो मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। कहाँ पर? मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो गया। आगे की ओर चलते, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे ये रहा, क्या कहता है, यहाँ पर साइंस को कोई गहराई से पढ़ो, बहुत मजा आता। यहाँ पर देखो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं। समृद्ध का मतलब क्या होता है? प्रबल। ऐसा स्रोत जिसमें कैल्शियम भारी मात्रा में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये बतलाना है। तो यहाँ पर देखो, पनीर में सबसे भारी मात्रा में पाया जाता है, अंजीर में भी। अब कंफ्यूजन का विषय कोलार्ड ग्रीन्स और गाजर, गाजर में भी पाया जाता है लेकिन कम मात्रा में, इससे ज्यादा इसमें होता है। तो सबसे कम पाया जाता है गाजर में, बहुत कम। तो इसीलिए ये समृद्ध स्रोत नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसीलिए क्या हो जाता है, आप जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर डी का एकदम सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर चला जाए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे क्या कहता है जी। ये देखो, ये कहाँ कितना दूर आ गया। कौन सा प्रश्न था ये बतलाना है जी। 11, हाँ जी। ये कौन सा था? हाँ ये था। ये भी हो गया है। और ये कौन सी, ये भी हो गया है। ये भी, ये भी अभी अभी कराया। ये भी, इसके बाद जो ये प्रश्न था, ये प्रश्न, ये प्रश्नों में मतभेद क्यों हो रहा है, हैंग हो रहा क्या सिस्टम कुछ। ये हुआ 13, 13 के बाद आएगा 14 नंबर। हाँ जी ये आया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कहता है जी। कहता है कि पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है, कौन सा एक नहीं है ये बताओ। तो सबसे पहली बात, पौधों के कौन से 5 समूह में बांटा गया है ये आपको बतलाना। यहाँ पर देखो मेरे भाई, पौधों को 2 तरीके से बांटा गया। एक पुष्पोद्भिद जिसमें पुष्प होता है, ठीक है, पुष्पोद्भिद, एक पुष्पोद्भिद, पुष्पोत अरे छोड़िए, हम आपको डायरेक्ट 5 भाग बता देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट 5 भाग। यहाँ पर देखो, एक होता है साथियों टेरिडोफाइटा, थाइलोफाइटा रख लो पहले, ठीक है। एक होता है थाइलोफाइटा, एक होता है थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा, ठीक है। और दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तीसरा होता है टेरिडोफाइटा, 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 ठीक है। और मेरे भाई इधर देखिए, चौथा क्या होता है, एंजियोस्पर्म, 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 ये हो जाता है चौथा टाइप। और एक होता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ये 5 भागों में साथियों पौधों को बांटा गया है, 5 भागों में पौधों को बांटा गया है। कौन सा? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो समूह में आया है प्रोटोकार्डेटा, ये पौधों का नहीं बल्कि ये किसका हो जाता है, ये जंतुओं का हो जाता है, ठीक है, जंतुओं का। तो कौन सही जवाब हुआ? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हुआ। आगे की ओर चलते, यहाँ पर देखो भैया, ये रहा, क्या कहता है कि पादप वहन तंत्र, पादप वहन तंत्र, पादप वहन तंत्र, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्लांट प्लांट ये क्या है, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों को किन उत्पादों का परिवहन मिलता है। पत्तियों और जड़ों का पूछा है, हमसे ये नहीं पूछा है कि क्या। तो देखो मेरे भाई, पत्तियों को क्या मिलता है, पत्तियों को मिलता है ऊर्जा। यहाँ पर देखिए, पत्तियों को क्या मिलता है, ऊर्जा। और जड़ों को मिलता है अपरिष्कृत पदार्थ, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। आगे की ओर,
केवल जल मेरे भाई, ये जड़ों को केवल ये जाइलम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख ही लीजिए, जाइलम, जाइलम क्या करता है, ये जल का वहन करता है। ठीक है, और फ्लोयम क्या करता है, फ्लोयम, फ्लोयम मेरे भाई क्या करता है, फ्लोयम ये भोज्य पदार्थों का वहन करता है, भोज्य पदार्थों का। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे की ओर चलते, यहाँ पर देख लीजिए 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है, यहाँ पर देखिए ये क्या कहता है जी, कहता है पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पाद और अन्य पदार्थों का परिवहन प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है मेरे भाई, जो बदलाव की प्रक्रिया है, स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब। वाष्पोत्सर्जन क्या होता? वाष्पोत्सर्जन के मेरे भाई, पौधों में या पादपों में, पेड़ पौधों में जो अपशिष्ट पदार्थ या एक्स्ट्रा जल होता है, इस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको रंध्र कहा जाता है। और ये रंध्र किसकी सहायता से खुलते बंद होते हैं? ये साथियों गार्ड कोशिका की सहायता से खुलते और बंद होते हैं। अगर आपसे पूछे कि गार्ड कोशिका पौधे के किस भाग में मौजूद होती है या किस प्रक्रिया में सहायता करती है, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में। ऑप्शन फिलहाल इसका डी सही जवाब है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे की ओर चलते, यहाँ पर देखेंगे, ये रहा, ये मेरे प्यारे साथियों रहा, क्या कहता है, यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है, ये बतलाना है भैया। ट्रांसजेनिक फसल का कौन एक उदाहरण नहीं? बैगन, पालक, टमाटर, मक्का, ये आपको बतलाना। तो कौन नहीं है ये बताओ, तो सभी को बता दिया जाए आपकी जानकारी के लिए। ये जो पालक है मेरे भैया, ये साथियों ट्रांसजेनिक फसल नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हो जाता है। यह प्रश्न भी रेलवे के द्वारा कई बार एग्जामों में पूछा गया है। आगे की ओर बढ़ा जाए, आगे की ओर यहां देखेंगे साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको साथियों आप बिना नजरअंदाज किए नहीं निकल सकते, बिना नजरअंदाज के नहीं निकल सकते, सॉरी मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकती। यहां पर देखो क्या कहता है, शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सबसे पहला जो बात है आपको हमको बतलाना है कि सबसे पहली बात, ये जो शैवाल है सर, एल्गी जिसको कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को मेरे भाई फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फाइकोलॉजी। ठीक है, और इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता? इसमें मेरे भैया इस्तेमाल किया जाता है किसका? इसमें इस्तेमाल किया जाता कॉपर का। इसको आमतौर पर उपयोग किया जाता कंट्रोल करने के लिए कॉपर का। ये तो बात होगी इसकी। अगर आपसे पूछ ले कि ये जो शैवाल होते हैं, ये शैवाल किस पौधों के भाग में आते, किस जगत में आते, ये साथियों थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते। पौधे 5 भाग बताए थे ना मैंने, उसी थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं और केवल जल में रहते हैं। ठीक है, अगर इसी शैवाल में क्या कर दे, इसी शैवाल में मेरे भाई कवक को जोड़ दें, किसको जोड़ दें? कवक को। ये काफी जो महत्वपूर्ण जो बात रेलवे पूछता है, अगर इसी बात में शैवाल में हम लोग कवक को जोड़ दें, मिला दें, तो ये जो बनता है इसको क्या कहा जाता? इसको लाइकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता? लाइकेन। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब फिलहाल ऑप्शन नंबर डी होता है, इस बात को याद रखेंगे सभी बालक बालिकाएं। आगे की ओर चलेंगे, यहां पर देखो, यहां पर देखेंगे, ये रहा, क्या कहता है, सभी लोग बताओ, सभी लोग, कहता है कि वह पदार्थ खाली स्थान, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व है, ये बतलाना है। पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जिसका स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व रहता है, वो बतलाना है। तो मेरे भाई ये अणु होता है। ठीक है साथियों, जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत दिया था। उसने कहा कि वह अविभाज्य कण, लेकिन उसने यहीं पर गलती कर दिया, जो अविभाज्य बतला दिया था, क्योंकि इसका साथियों आगे चलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजन हुआ। लेकिन फिलहाल जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वो उसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे की ओर चला जाए, आगे की ओर, यहां पर देखो ये क्या कहता है, ये देखो, कहता है कि पानी से मेरे भाई, पानी से
पानी से हाइड्रोजन अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यहाँ पर बहुत बेहतरीन प्रश्न बनता है। सबसे पहली बात, इस पानी को पकड़कर यहाँ पर सॉरी इस पानी को पकड़कर यहाँ पर लाओ। ये होता है इसका सूत्र H2O। ठीक है, इसको तोड़ा जाता है हाइड्रोजन अलग करने के लिए। हाइड्रोजन्स को अलग करने के लिए इसको तोड़ा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन्स को तोड़ने के लिए यहाँ पर तोड़ा गया और यहाँ पर क्या किया जाता है? विद्युत प्रवाहित किया जाता है। विद्युत के द्वारा अपघटन किया जाता है। समझ गए ना? आप तो समझ गए होंगे। और इसमें किसको तोड़ दिया जाता? इसको ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन्स यहाँ पर दो लगा दो तो टूट गया। तो यहाँ पर ये टूट गया, किसके द्वारा टूटा ये आपको बतलाना है। ये टूटा मेरे भैया विद्युत को देने के बाद। तो ये हो गया विद्युत अपघटन। क्या हो गया? विद्युत अपघटन हो गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए इन सभी समस्याओं में। आगे की ओर चलते यहाँ पर देखो ये रहा। ये देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इजी बहुत है। सबसे पहली खासियत ये है, कहता परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया? सबसे पहली बार जो खोजा गया वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया। और किसका प्रयोग करके? अल्फा कण का प्रयोग करके बताया। और रदरफोर्ड ने बताया अल्फा कणों की बमबारी की, बौछार की। उसने बताया कि ये केंद्र में बीचों बीच में स्थित होता है और ये साथियों क्या होता है? और ये धनावेशित होता है। धनावेशित होता है, ये बात रदरफोर्ड ने बताया। और एक बात बताया कि इसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कण उपस्थित होते हैं। लगभग परमाणु का 80% भाग इसी में होता है। ठीक है, भार जो होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे की ओर चलते यहाँ पर देखो ये रहा। क्या कहता है कि तत्व जिनकी जिनकी द्रव्यमान संख्या सेम हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो, वे क्या कहे जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखो क्या कहता है जी, ये बताओ। जिनकी द्रव्यमान संख्या सेम हो, परमाणु संख्या भिन्न। जैसे यहाँ पर आर्गन एक होता है, इसकी आर्गन को AR से दर्शाते। इसकी परमाणु संख्या मेरे प्यारे साथियों क्या होती है? 18। ठीक है, अब एक होता है पोटेशियम इसकी परमाणु संख्या होती है 19। और एक होता है कैल्शियम को Ca से इसकी परमाणु संख्या होती है 20। लेकिन जो अब हम ऊपर लिखने जा रहे हैं ये होता है परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार। ये क्या होता है जी? ये होता आर्गन का भी 40 और ये होता पोटेशियम का भी 40 और ये होता कैल्शियम का भी 40। ये सभी में जो द्रव्यमान संख्या है वो सेम है। तो इसीलिए ये जो क्या होंगे, इनको कहा जाएगा समभारिक। क्या कहा जाएगा? समभारिक कहा जाएगा, या समभारी ही कह दो। समभारिक या फिर समभारी। अब यहाँ पर समभारिक तो है नहीं ऑप्शन में। इसी को मेरे भैया आइसोबार कहा जाता है। इसी को आइसोबार कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया। अब आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप, ये जो आइसोटोप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आइसोटोप क्या होते हैं ये हमको बताओ जरा सा भैया। ये जो आइसोटोप दिख रहा है इसको पकड़कर यहाँ लाओ। अब इसमें क्या होता है? नीचे वाली संख्या सेम होती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 साथियों समस्थानिक होते, इनको समस्थानिक कहा जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन इधर तो एक ही रहेगा लेकिन ऊपर 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 4 ऐसे बरकरार रहता है। समझ गए? 1 2 3 4 तक रहता है ऐसे, जिसको टाइट्रियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम भी कहा जाता है। समझ गए ना? आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो ये रहा। ये देखो प्रश्न क्या कहता है जी, ये बतलाना है आपको। कहता है कि ये रिएक्शन है। ये क्या है? ये मेरे भैया रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में H2 जो है, H2O2, ये जो H2O2 है ये क्या प्रदर्शित करता है? ये बताओ। H2O2 जो है किसके रूप में कार्य करता है? ये बताओ। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रक्रिया में, इसी रिएक्शन में आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। ये देख रहे हैं ना, इसी रिएक्शन में। यहाँ पर देखो इसमें से H2O2 में से क्या हुआ है? हाइड्रोजन्स का, ऑक्सीजन्स का कमी हो गया है। सॉरी, हाँ ऑक्सीजन्स का क्या हो गया?
कोमी हो गया, ऑक्सीजन निकल कर आ गया, यानी कि हाइड्रोजन निकल गया, या फिर यूं कहो ऑक्सीजन चला गया, हाइड्रोजन में तो आकर जुड़ गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया या हाइड्रोजन माइनस हो गया। और आप जानते हैं कि साथियों, हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन का त्यागना एक अपचायिक गुण होता है, इसीलिए इसका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। ये बताओ, हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तब जाकर ऑक्सीजन बना, इसका मतलब इसमें क्या हुआ, एक अपचायक के रूप में काम हो रहा। ये केमिस्ट्री है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा हुआ। आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे, ये रहा, क्या कहता है, ये देखिए, ये प्रश्न कहता है जी, क्या कहता है भैया, ये बताओ, कहता तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान संख्या में बढ़ते क्रम में न्यूलैंड्स के तत्वों की व्यवस्था क्या थी। देखो मेरे भाई, उसने क्या दिया, न्यूलैंड्स एक साथियों इंग्लैंड का वैज्ञानिक था। ये जो न्यूलैंड्स है, ये इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक था। इसने तत्वों को क्रम सजाने का बात किया। इसने एक कितने तत्व, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ तत्वों को सजाया, और उसी आठ तत्वों की व्यवस्था को कहा गया अष्टक का नियम। क्या कहा गया, अष्टक का नियम कहा गया। अष्टक का नियम, आप पूछे अष्टक का नियम किसने दिया, तो न्यूलैंड्स ने दिया केमिस्ट्री में। ठीक है ये बात, लेकिन यहाँ पर बात उसका क्या था कि एक तत्व, मान लो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आ गया, ये यहाँ पर मान लो ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन, तो उसके आठवां तत्व जो भी विद्यमान होगा वो इसी के जैसा गुण रखने वाला होगा, इसी के जैसा गुण रखने वाला होगा, ऐसा इसने बताया। ठीक है, ऐसा। तो उसने पूछा है तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व कौन था। उसका पहला तत्व तो मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोजन था, और अंतिम तत्व जो था, अंतिम अंतिम तत्व कौन सा था, उसने अष्टक के नियम दिए। ठीक है, तो अंतिम तत्व जो था वो था मेरे भाई, क्या था, जल्दी से बताइएगा। अंतिम तत्व मेरे भाई जो था वो थेरियम था, जिसका परमाणु क्रमांक 56 होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 56 होता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर चलते, यहाँ पर देखो, बहुत इजी प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का उत्तर सभी बालकों को देना है। क्या कहता है, ये कहता है कि मेरे प्यारे साथियों, पानी में एक अम्ल का विलय करने से किस नाम से जाना जाता। मान लेंगे आप, ये यहाँ पर देखो, ये एक बर्तन है, इसमें ये पानी भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, H2O है। ठीक है, H2O है, और यहाँ पर एक बर्तन ये रहा, ये छोटा सा बर्तन मान लेते हैं, ये छोटा सा बर्तन हम लोग मान लेते हैं, ये रहा ये। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एसिड है, इसमें HCl मान लेते हैं, या H2SO4 मान लेते हैं। अब इसको हम लोग जब इसमें मिलाएंगे तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, और इस प्रक्रम को क्या कहा जाएगा, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा। यहाँ पर चार विकल्प है, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया, और उदासीन और ऊष्माक्षेपी। ये चार विकल्पों में से आपको सीधे तौर पर इसका उत्तर जो हम कहें तो होमवर्क के तौर पर बतलाना है। कैसे तौर पर, होमवर्क के तौर पर बतलाना है। और इस क्लास को मेरे प्यारे साथियों, सभी को एक प्यारा सा पहले लाइक कर देना है, फिर अपने दोस्तों में सभी लोग शेयर कर देंगे, और चैनल पर जो भी लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेंगे, ताकि आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कैसी लगी क्लास ये हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।